सो क्लास 10th इंग्लिश की जो बुक अपन ने अभी स्टार्ट कर दी है उसका नाम है द फर्स्ट फ्लाइट। इस बुक का अपन सेकंड चैप्टर आज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोर शाला। देखो, इस चैप्टर के अंदर अपन बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन नेल्सन मंडेला जो थे उनकी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। अब ये नाम आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो डेफिनेटली सुना ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो कि हम सब अवेयर हैं, है ना। ये एक इतनी महान और इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी कि इनकी जो अच्छाइयां थी वो किसी से भी नहीं छुपी, आई गेस, राइट। तो हम सब कहीं ना कहीं नेल्सन मंडेला जी के बारे में डेफिनेटली जानते हैं। अगर आपको थोड़ा सा धुंधला हो रहा हो या फिर याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता देती हूँ। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, राइट। और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। तो इन ऑटोबायोग्राफी आप लोगों को पता होती है, जब इंसान खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखता है तो उसको अपन ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने खुद ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा था, और उस जिस बुक में इन्होंने लिखा था ना, अपनी जो किताब लिखी थी, जो इन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी थी, उस किताब का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, राइट। तो मुझे लगता है एक आइडिया आपको इस चैप्टर के बारे में मिल गया होगा कि उनकी ऑटोबायोग्राफी को ही अपन यहाँ पे खोल रहे हैं, और उसी के अंदर से एक छोटा सा पोर्शन जो है, जब ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तब कैसे कैसे कैसा माहौल था, जो बाकी के लोग थे वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, ये जो है नेल्सन मंडेला जो है ये कितना खुश थे, राइट। इससे पहले जब ये यहाँ पे ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं, उससे पहले का जो पूरा का पूरा अपार्थाइड सिस्टम जो था वो किस तरीके का था, उसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर आपको बताया है, ठीक है। अब अपार्थाइड सिस्टम जो है ये क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसी से ही कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर की जो बेस है वो ही इससे जुड़ा हुआ है, राइट। तो देखो, यहाँ पे आप कह सकते हो कि नेल्सन मंडेला जो थे, जब ये फर्स्ट जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, तो ये इनके लिए सबसे बड़ी जीत थी, ठीक है। और देखो, सबसे बड़ी जीत का मतलब क्या है? सबसे बड़ी जीत का मतलब ये है कि जब आप किसी जंग को लड़ रहे होते हो ना, जब आप किसी लड़ाई को लड़ रहे होते हो और उस लड़ाई को जब आप जीत जाते हो, तो वो उसको अपन कहते हैं ना कि भाई ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी जीत थी, राइट। तो इन्होंने अपने जीवन में एक लड़ाई लड़ी, राइट, और उस लड़ाई को जीत करके ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। अब वो जो लड़ाई थी वो काय की लड़ाई थी? तो वो और कुछ नहीं, साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे पहले रेसिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। यानी कि जो ब्लैक लोग होते थे, जो ब्लैक पीपल होते थे, उनको कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। हमेशा वहां की जो पॉपुलेशन होती थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल, राइट। तो ब्लैक पीपल जो थे उनको एक ऐसी बदतर जिंदगी वहां पे जीनी पड़ती थी जो कि कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी, ठीक है। और ये सारी चीजें आती थी अपार्थाइड सिस्टम के अंदर। तो अब इस सिस्टम में होता क्या था कि जो ब्लैक लोग होते थे ना, जो ब्लैक पीपल होते थे, उनको नौकरियां नहीं देते थे, उनको सर्वेंट की तरह ट्रीट करते थे, और उनको अपनी सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते थे, राइट। उनको बिल्कुल अलग रखते थे, उनको आप ये कह सकते हो उनकी बेइज्जती करते थे, उनको एक मतलब जानवर की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। तो मतलब ऑब्वियसली हम सब भगवान के बनाए हुए हैं। अब ब्लैक और व्हाइट, गोरा काला, ये सारी चीजें तो यहाँ पे धरती पे आकर के ही लोगों ने शुरू करी है। तो मतलब काफी लोगों के मन में इस चीज को लेकर के ना लड़ाई थी कि यार ये क्या है, मतलब जब हम सब एक ही कंट्री शेयर कर रहे हैं, तो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो भी हम सबका सेम होना चाहिए। जो जस्टिस की जो हम बात करते हैं वो भी हम सबके लिए बिल्कुल सेम होनी चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे इस तरीके का जो ये सिस्टम है, जो कि अपार्थाइड सिस्टम है, ये ऐसा क्यों है जिसके अंदर पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब जो भी लॉज होते थे, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते थे, वो ब्लैक पीपल के लिए होते ही नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पीपल के लिए होते थे। इनफैक्ट इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन के अंदर जो वोटिंग करने की जो कह सकते हो जो चांस होता था, वो भी ब्लैक लोगों को नहीं दिया जाता था, वो भी सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों के पास में ये था। तो एक टाइम के अंदर ये चीज तो मैं आपको भी, आप ये समझ लीजिए कि मैं बहुत ही कम शब्दों में इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ में गए ना तो आप खुद इस चीज को समझ पाओगे कि उस एरा के अंदर साउथ अफ्रीका में, इनफैक्ट जिन जिन कंट्रीज में भी ये ब्लैक और व्हाइट का जो ये भेद होता था, उस टाइम पे ब्लैक लोगों को कितना कुछ सहन करना पड़ता था। मतलब बस वो आप ये समझ लीजिए कि वो मरते नहीं थे और वो बस उसी तरीके से जिंदा रहते थे, मतलब जिंदा रह के वो मरे हुए रहते थे। इनफैक्ट ये एक कहने की बात एज ए कि उनकी जो कंडीशन होती थी ना उस टाइम पे, वो इतनी वर्स्ट होती थी कि उनके पास में खाने के लिए नहीं होता था, पहनने के लिए नहीं होता था, घर नहीं होता था, लोग उनको नौकरियां नहीं देते थे, ठीक है।
कहीं पे उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। कंट्री के अंदर उनके लिए कोई रूल्स नहीं थे, उनके लिए कोई लॉज़ नहीं थे। आप खुद इमेजिन करके देखो, आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ से आपको बिल्कुल निष्कासित कर दिया है, आपको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है। आप वहाँ पे कितने टाइम सर्वाइव कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर 300 साल तक इन लोगों ने सर्वाइव किया था। आप ये समझ लीजिए 3 सेंचुरीज़, ठीक है? 300 साल तक जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने ऐसे सिचुएशन के अंदर यानी कि अपार्थाइड सिस्टम के अंदर सर्वाइव किया और वहीं से कहीं न कहीं जब नेल्सन मंडेला जी जो हैं, वो जब पैदा हुए थे, वो ये सारी चीज़ें देखने लगे, तो उनको कहीं न कहीं ये चीज़ पसंद नहीं आई कि नहीं, जब हम सब एक जगह पे रह रहे हैं, जब ये लोग जो व्हाइट लोग हैं, जब ये इस चीज़ मतलब सभी चीज़ के बेनिफिट्स ले सकते हैं, तो व्हाई नॉट अस? हम क्यों नहीं ले सकते? तो कहीं न कहीं उनके मन में ये सवाल उठना शुरू हो गया था उस टाइम से। अब वो इस चीज़ के अगेंस्ट लड़ाई जब वो बड़े होने लगे, तो जब बड़े हुए, तो उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, राइट? इस रिवॉल्यूशन के चलते वो 30 साल 30 लॉन्ग इयर्स वो प्रिज़न में भी मतलब जेल के अंदर भी वो रह के आए। इट्स अ लॉन्ग टाइम मतलब इंसान के जीवन में से 30 साल एज़ इट इज़ आप निकाल दो, वहाँ पे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो जेल में थे, राइट? 30 साल बाद में जब वो बाहर निकल के आए हैं, तब 1994 के अंदर पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, है ना? डेमोक्रेटिक इलेक्शन से मुझे लगता है आप लोग समझते होंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो अपना जो भी लीडर है उसको चुन सकें, राइट? तो अपन कहते हैं ना डेमोक्रेटिक इंडिया है, मतलब यहाँ पे हम सबके अधिकार बिल्कुल इक्वल हैं। डेमोक्रेटिक इंडिया है तो हमें हमें बोलने की आज़ादी है, हमें कुछ भी करने की आज़ादी है, राइट? तो वैसे ही 1994 के अंदर पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे और उस टाइम पे आप ये समझ लीजिए 400 सीट्स में से नेल्सन मंडेला को आधी से ज़्यादा यानी कि 252 सीट्स का जो थे मतलब जो उनको आप ये समझ लीजिए उनको वोट्स मिले थे और आधे से ज़्यादा वोट से वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के वो चुने गए थे, राइट? तो ये कुछ इस चैप्टर का ओवरव्यू है जो मैंने आपको दे दिया है, राइट? और मैंने कहीं न कहीं मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से वो एक ऐसे माहौल से निकले थे और एक ऐसी जगह पे गए थे जो कि उनके लिए लाइफ चेंजिंग थी, राइट? और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनके बिरादरी के जितने भी लोग थे एज़ इन जितने भी ब्लैक पीपल थे, उन सब के लिए वो एक नया जीवन था। तो अपन ये चीज़ कह सकते हैं बिल्कुल, नेल्सन मंडेला ने ब्लैक पीपल को एक नया जीवन दिया था, राइट? और किस तरीके की ये सारी चीज़ें थी, वो सारी अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, ओके? तो चलिए इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। अब ये 10th मई, ठीक है? 10th मई आई गेस ये वही दिन है जिस दिन उनको एज़ अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है और वो अपनी ओथ लेने वाले हैं, राइट? अब आपको ये चीज़ तो पता ही होगी ना जब भी कोई मतलब एक बड़ी पोज़ीशन पे आ जाता है तो उस पॉइंट पे जब वो अपना टेन्योर हैंडल करते हैं उससे पहले वो ओथ लेते हैं, ओथ सेरेमनी होती है, राइट? और उसके बाद में वो अपना पद जो है उसको उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, राइट? सो 10th मई के दिन के बारे में ये बता रहे हैं कि वो जो दिन था वो बहुत ही ब्राइट था और बहुत ही क्लियर था, राइट? कुछ अलग सा दिन था, लाइक इससे पहले वाले जो भी दिन इन्होंने जितने भी अपने साल मतलब बचपन से लेकर के अभी तक जितना भी इन्होंने जीवन जिया वो सब मतलब आप ये समझ लीजिए वो सब एक्सप्लॉयटेशन वाले इन्होंने दिन जिए। अब वो दिन फाइनली आ चुका था जब इनको फ्रीडम मिल रही थी, राइट? इनको फ्रीडम मिल चुकी थी ये ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल के डिस्पैरिटी से। So for the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी साइड्स का मतलब क्या है कि ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि इनॉग्रेशन के दिन से पहले से ही बहुत से बड़े बड़े जो जाने मानी लोग थे, है ना, जो जानी मानी डिग्निटीज थी उनके सराउंड उनके मतलब वो मेरे चारों तरफ ही थे, सब लोग आ रहे थे मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे थे, है ना? मतलब नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मतलब किस तरीके से जो बड़े-बड़े दिग्गज जो लोग थे, जाने-माने जो लोग थे, सभी पॉलिटिशियंस वगैरह सब आ रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उनको बधाई दे रहे थे, जो इतना बड़ा काम उन्होंने किया था, राइट? तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन सॉइल। मतलब ये बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, उसके अंदर इससे बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई। और किससे बड़ी गैदरिंग? उस इनॉग्रेशन के दिन में जो गैदरिंग होने वाली थी ना, उससे बड़ी गैदरिंग कभी भी नहीं हुई, ठीक है? तो आप खुद समझिए कि वो जो दिन है 10th मई का जो डे है वो हर एक बंदे के लिए, हर एक पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट
रहा होगा इन साउथ अफ्रीका, राइट? The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings of Pretoria. अब यहाँ पे ये बताया कि ये जो सेरेमनी हुई थी, ये जो ओथ टेकिंग जो सेरेमनी होने वाली थी, ये कहाँ होने वाली थी? ये प्रिटोरिया जो है वहाँ पे एम्फी थिएटर। देखो एम्फी थिएटर्स क्या होते हैं, अगर आपने कभी देखा होगा, स्टेडियम्स आपने डेफिनेटली देखे होंगे। स्टेडियम्स कैसे होते हैं? मतलब राउंड पूरा एक ऐसा ग्राउंड होता है और ऊपर से खुला हुआ होता है, राइट? सो इस तरीके का ग्राउंड होता है जिसमें रूफ नहीं होता है और इसमें क्या होती है, ऐसे स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, और बीच में पूरा एरिया होता है, मतलब सराउंडेड बाय दी स्टेयर्स, एक के ऊपर एक इस तरीके से स्टेयर्स होती हैं और पूरा का पूरा राउंड ऐसे स्टेडियम होता है जिसमें ऊपर की तरफ छत नहीं होती है, राइट? तो इसी को ही अपन बोलते हैं एम्फी थिएटर। अब एम्फी थिएटर में ये जो सेरेमनी है ये होने वाली थी। For decades, this had been the seat of white supremacy. मतलब सालों साल तक ये जो पद है जो कि आज नेल्सन मंडेला को मिलने वाला है, ये पद किसका रहा है सालों सालों तक? ये व्हाइट लोगों का रहा है। क्योंकि दिखती सी बात है, जब ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं तो इनसे पहले तो कोई ना कोई व्हाइट पर्सन ही रहा होगा, राइट? And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. फिर ये बता रहे हैं कि इससे पहले ये जो पद है, ये जो सीट है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी रही थी? वो व्हाइट पीपल की रही थी। लेकिन अब आज के बाद में इस सीट पे कैसे लोग आएंगे? मतलब रेनबो, एक तो हो गया व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर के अलावा जो भी लोग होते हैं, जैसे ब्लैक पीपल हो गए, है ना, कलरफुल पीपल, ऐसे नहीं कि कोई पिंक है कोई येलो है, वैसे वाले लोग नहीं। कलरफुल के अंदर जैसे व्हीटिश लोग आ जाते हैं, अपन जैसे जो लोग आ जाते हैं, ना ही जो ब्लैक में होते हैं और ना ही जो व्हाइट में होते हैं, तो हम जैसे लोग जो हो जाते हैं, है ना, राइट? और हमारे अलावा भी बहुत से ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो सारे लोग। तो अब ये बता रहे हैं, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि अब वो जो पद है वो सिर्फ व्हाइट का नहीं रहा है, अब पूरा का पूरा रेनबो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इतने सारे लोग यहाँ पे अब देखने को मिलेंगे, राइट? सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ व्हाइट प्रेसिडेंट ही इलेक्ट होगा आज के बाद में, नहीं, और सिर्फ व्हाइट लोगों के पास में ये अधिकार है कि वो इस एम्फी थिएटर में आएंगे और इस सेरेमनी को एंजॉय करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आज के बाद में यहाँ पे सभी तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, और जो गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्ट होगी, जो गवर्नमेंट बनेगी, वो कैसी होगी? वो नॉन रेशियल गवर्नमेंट होगी, यानी कि रेसिज्म यहाँ से पूरी तरीके से अब हो जाएगा खत्म। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ से चुनी जाएगी जिसके अंदर व्हाइट पीपल भी होंगे, ब्लैक पीपल भी होंगे, और कलर मतलब दूसरे तरीके के जो भी लोग होते हैं वो सारे उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ से गठन होने वाला था, राइट? तो ये नेल्सन मंडेला अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे ये शेयर करते हुए ये सारी चीजें बता रहे हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। अब ये बता रहे हैं कि उस इतने सुंदर दिन के अंदर जब ये सारी चीजें होने वाली थी, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये उस दिन के बारे में बता रहे हैं जिस दिन ये अपनी प्लेज लेने वाले थे, जिस दिन ये ओथ लेने वाले थे और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बनने वाले थे। ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना जिस दिन के बारे में कि उस दिन, तो ये उस दिन मतलब ये वही दिन है, ठीक है, जिस दिन ये सेरेमनी हो रही है, राइट? अब इस सेरेमनी के दिन उनकी जो बेटी है जिनानी, वो भी इनके साथ में ही थी। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब क्या होता है? स्टेज। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉन इन द सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो इनसे पहले जो आए वो कौन थे? मतलब इनसे पहले जो ओथ लेने के लिए आए वो कौन थे? वो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे और उनका नाम क्या था? मिस्टर डी क्लर्क। ओके, सो देन थैबो बिकी वाज स्वॉन इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सो पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे ना एक चीज जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने की जरूरत है वो ये है कि सबसे पहले क्या होता है कि मतलब नीचे से शुरुआत होती है। जब प्लेज डे होता है, जब वहाँ पे सब लोग ओथ लेते हैं, तो सबसे जिनकी पोस्ट सबसे डाउन होती है उनको पहले बुलाते हैं, फिर उनसे ऊपर वाले को, फिर ऐसे करके करके लास्ट के अंदर जो सबसे जिनको सबसे बड़ी पोस्ट मिली होती है, जैसे सबसे बड़ी पोस्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट को मिली है, साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे जो कि हमारे नेल्सन मंडेला हैं, तो इनका नंबर सबसे कब आएगा? सबसे फर्स्ट पे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे किसको बुलाया था? सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट को। फिर जो एक्चुअल, ये तो सेकंड मतलब कि जो सेकंड नंबर पे, इनसे ऊपर कौन आते हैं? थैबो बिकी। तो इनको फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे इनको चुना गया था, इलेक्ट किया गया था, तो इनको स्टेज पे मतलब पोडियम पे बुलाया और उन्होंने वहां पे अपनी ओथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब यहाँ पे किसकी टर्न आएगी? अब यहाँ पे आएगी नेल्सन मंडेला की टर्न।
I pledged to obey, uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब इनकी टर्न आई तो इन्होंने भी प्लेज ली, इन्होंने भी ओथ ली और इन्होंने इस चीज को अश्योर किया कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करके रखेंगे और अपने पूरी तरीके से अपने काम के अंदर डिवोट हो जाएंगे, अपने काम को बहुत अच्छे से करेंगे, राइट, और अपने लोगों की वेल बीइंग के लिए ये काम करते रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो ओथ है वो ली एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फर्स्ट एक्चुअली ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, अब ये बता रहे हैं कि वहां पे जितने भी दुनिया भर से जो लोग आए हुए थे, मतलब 140 कंट्रीज से जो हैं वो वहां से लोग आए हुए थे वहां पे, ठीक है, जो दिग्गज सभी लोग नहीं, जो बड़ी बड़ी डिग्निटीज थी, 140 कंट्री से बड़ी बड़ी डिग्निटीज यहाँ पे आई हुई थी, साउथ अफ्रीका के इतने सारे लोग वहां पे मौजूद थे। तो इन सबको मतलब पॉइंट आउट करते हुए नेल्सन मंडेला कहते हैं, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आज हम सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हुए हैं, हम यहाँ पे क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यूबॉर्न लिबर्टी, एक ऐसी फ्रीडम को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं जिसका जन्म जस्ट अभी अभी हुआ है, राइट। इससे पहले तो हम डोमिनेंस में रहते थे, इससे पहले तो हम एक्सप्लॉइट होते थे, लेकिन अब एक ऐसी फ्रीडम को हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं आज से बाद में जिसका जन्म अभी अभी हुआ है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मतलब हमने इतने सालों तक जो एक ऐसा ह्यूमन डिजास्टर जो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो कि कभी किसी को नहीं करना चाहिए और आगे कभी कोई नहीं करेगा, है ना, ये यही चीज बोल रहे हैं कि हमने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो हमने इतने सालों तक एक्सपीरियंस किया है, इसके बाद में अब आज से हम एक ऐसी लिबर्टी, एक ऐसी फ्रीडम को जन्म देने वाले हैं जो कि हमारे कंट्री के लिए और हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो ये यही बता रहे हैं, पूरे पैराग्राफ के मतलब ये है कि ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जैसे दिन देखे हैं, मतलब जिस तरीके का ह्यूमन डिजास्टर हमने देखा है, उसके बाद में हम आज के दिन के बाद में जो फ्रीडम हम लेने वाले हैं, फ्रीडम जो हमको मिलने वाली है, उससे हमारी जो सोसाइटी है, उससे आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं, वो सब बहुत ही ज्यादा प्राउड होंगी, राइट। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो जितने भी हमारे मतलब जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी जो भी हमारी ह्यूमैनिटी है, हम सब यहाँ पे क्या होने चाहिए, प्राउड होने चाहिए कि हम आज ये यहाँ पे बैठे हैं और इस दिन को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। अब ये बता रहे हैं कि हम जो इतने समय से जो हमारे हम जैसे लोगों के लिए जो बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई लॉ नहीं था, हम सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो रखे थे, हमारे पास में कोई भी किसी भी तरीके के कोई भी बेनिफिट्स नहीं थे, है ना, हम इसी सॉइल पे रह रहे थे, इसी मिट्टी पे रह रहे थे और हम इस इतनी बदतर जीवन जी रहे थे। लेकिन आज के बाद में इसी सॉइल पे हम लोगों के लिए, यानी कि इसी जमीन पे, इसी मिट्टी पे हम लोगों के लिए भी वही लॉज बनेंगे, हम लोगों के लिए भी वही रूल्स बनेंगे जो कि बाकी लोगों के लिए बने हैं, राइट। हमको भी वही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि बाकी लोगों को मिलेंगे। तो वही चीज ही बोल रहे हैं, वी यानी कि हम लोग who were outlaws not so long ago, जो कि जिन्हें हमें बहुत ही पहले हमें बेदखल कर दिया था, have today been the given rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। तो हम ये privilege हमें मिल रहा है कि अब से हम भी इस धरती पे, मतलब जो साउथ अफ्रीका की जो जमीन है उसके ऊपर अब हम भी सारी जो भी बेनिफिट्स हैं, जो सारी चीजें जो कि सबके लिए बनती है, उसको हम भी फील करेंगे, राइट। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब ये बाकी जो भी लोग, जो बड़ी बड़ी डिग्निटीज आई हैं, जो दूसरे कंट्रीज से लोग आए हैं, उनको ये थैंक्स कह रहे हैं कि मतलब आप लोग यहाँ पे आए, ये हमारे भाग्य की बात है। मतलब हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी इतनी बड़ी जीत के अंदर आप लोग सब हमारे इन्वॉल्व हुए, हमारी जीत का हिस्सा बने हैं। एक ऐसी जीत जहाँ पे इंसान की जीत है, जहाँ पे पीस की जीत है, जहाँ पे ह्यूमन, एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज किया है, ह्यूमन डिग्निटी, है ना, ह्यूमन डिग्निटी की जो जीत है, इसके अंदर आप हमारा हिस्सा बने। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल यू पीपल, है ना, कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने इतनी बड़ी विक्ट्री को और ज्यादा अच्छा बनाया।
तो ये जितने भी गेस्ट थे उनको ये थैंकफुल, मतलब ही वॉज गिविंग थैंक्स टू ऑल दी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल डिग्निटीज. ओके, नाउ वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. देखो इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस. तो जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनसे छुटकारा मिलना, उनसे फ्रीडम मिलना. रेस्ट्रिक्शंस यानी कि भाई अपन किसी चीज को या अपन किसी व्यक्ति को जब बिल्कुल अपन अपने अकॉर्डिंग काम करवाते हैं उससे, बिल्कुल अपन अपने एक रूल के हिसाब से जब वो चलता है तो अपन क्या बोलते हैं कि हमें बहुत, मतलब उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, उसको बांध के रखा हुआ है. तो उस रेस्ट्रिक्शन से जब फ्रीडम मिली तो उसे बोलते हैं अपन इमेंसिपेशन. तो अब इस चीज को ये बोल रहे हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो अब हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं. अब हम, हमारे सबके पास में अधिकार है कि हम भी, हम सब सारे जो ब्लैक लोग हैं वो भी अब क्या कर पाए, वोट कर पाए. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब मैं इस चीज की शपथ लेता हूँ. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अब इस चीज की मैं शपथ लेता हूँ कि आज से हमारे जितने भी लोग हैं, है ना, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, उनको किसी को भी इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा. ना गरीबी का करना पड़ेगा, ना ही डेप्रीविएशन. डेप्रीविएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का अभाव, किसी चीज की कमी, है ना. तो ना डेप्रीविएशन का सामना करना पड़ेगा, कोई भी किसी भी तरीके से सफर नहीं करेगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, या फिर किसी भी दूसरी तीसरी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो देखने को नहीं मिलेगा. ओके, सो नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression by one by another. देखो ऑप्रेसेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाता है ना, अपने रूल्स उसके ऊपर थोपता है या फिर डोमिनेट करता है, तो उसको अपन ऑप्रेसेशन कहते हैं. ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब इस जमीन पे वो चीज देखने को नहीं मिलेगी. अब यहाँ पे कोई किसी को नहीं दबाएगा. ठीक है, सब अपना खुद का जीवन जिएंगे. सब यहाँ पे अब डेमोक्रेटिक, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल, जो वो कहते हैं ना कि एक इन्वायरमेंट में सब सरवाइव करेंगे. सब यहाँ पे डेमोक्रेटिक हो गए हैं. ईच एंड एवरी पर्सन हैव राइट टू स्पीक, टू वोट एंड टू डू व्हाटसोएवर ही और शी वांट्स टू डू. अब हम किसी के भी दबाव में नहीं रहेंगे. ओके, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. मतलब ये जो ह्यूमन अचीवमेंट का जो ये सूरज है, ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ये कभी भी सेट नहीं होना चाहिए, कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए. जहां पे ये इंसानों की जो जीत हुई है, ये जीत कभी भी नीचे नहीं होनी चाहिए. ओके, सो यहाँ पे ये चीज समझाई गई है. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. देखो रेन का मतलब होता है रूल. मतलब अब ये जो हमें फ्रीडम मिली है, अब चलो इसको रूल करने देते हैं. राइट, अब ईच एंड इंडिविजुअल इज फ्री. अब यहाँ पे फ्रीडम का ही रूल चलेगा. फिर वो लास्ट में बोलते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका. ओनली मोमेंट्स बिफोर, अब ये जो सब हुआ है इससे जस्ट थोड़ा सा ही पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, मतलब साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस, उनके जो हाईएस्ट जनरल, जो सबसे बड़ी पोस्ट पे होते हैं डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, द चेस्ट bedecked with the ribbons and the medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो भी पुलिस के, मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर जो पुलिस और जो वहाँ के डिफेंस फोर्स के जो भी बड़े बड़े जनरल्स थे, जिनके रिबन्स थे, जिनके बैचेस जो होते हैं ना, वो सब जो लगे हुए थे, उन सब ने उनको क्या किया, सल्यूट किया. और साथ ही साथ उन्होंने अपनी लॉयल्टी के, वो हमेशा देश के लिए और जो हमारे नए प्रेसिडेंट है उनके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, इस चीज का उन्होंने दावा किया. राइट, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ ही साल पहले की बात है, जब ये मुझे उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी सल्यूट नहीं करते. अगर ये कुछ साल पहले की अगर मैं बात बताऊं तो ये मेरे को सल्यूट तो दूर का छोड़ो, ये मुझे अरेस्ट करके लेके गए थे. और आज का दिन ऐसा है जब ये सभी लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं. समझ रहे हो? तो आप खुद सोचो कि उस इंसान के दिल पे क्या बीत रही होगी, उसके लिए वो कितना मेमोरेबल और कितना बड़ा दिन होगा जब उसने अपने लाइफ के अंदर एक ऐसा फेज देखा जहां पे जो लोग उसको अरेस्ट करके लेके जा रहे थे, आज वही लोग उसे सल्यूट कर रहे हैं. तो इट्स अ बिग डे फॉर हिम. राइट, finally a chevron of Impala jets left a smoked trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अब ये बता रहे थे, देखो शेवरॉन का मतलब क्या होता है, जब इस तरीके का शेप बनता है, वी शेप जो बनता है,
अब जनरली अपन वी ऐसा बनाते हैं, लेकिन ये वी ये वाला नहीं है, ये वी इस तरीके का है। तो जो वहाँ के जेट्स थे, साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, उन्होंने इस तरीके का शेप बनाया, ठीक है, इस तरीके से। अब चलो इसको ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और वो अगर आपने कभी एयर शो देखा होगा 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, किसी भी बहुत स्पेशल डे पे, अगर आपने कोई मार्च देखी होगी, अगर आपने कोई एयर शो देखा होगा, तो उसमें आपने हमेशा ये चीज़ देखी होगी कि जो जेट्स होते हैं ना, वो इस तरीके से मतलब ऐसे शेप्स फॉर्मेट करके चलते हैं और उनके पीछे से स्मोक एमिट होता है। तो सेम इधर भी ऐसा ही हुआ, जो स्मोक था वो एमिट हुआ और कौन-कौन से कलर्स निकले, ये सारे कलर्स उसमें निकले थे। और ये सारे कलर्स किसके अंदर देखने को मिलते हैं? साउथ अफ्रीका के फ्लैग के अंदर। सो कुल मिलाकर के ये सभी जेट्स इस शेप में आकर के वो क्या बनाने की मतलब क्या बनाया उन्होंने? साउथ अफ्रीका का फ्लैग इन्होंने बनाया था। ओके? The day was symbolized for me by playing of our two national anthems. अब ये बता रहे हैं कि मतलब क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस की, वो सारी चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उस दिन उन्होंने 2 नेशनल एंथम सुने थे। वहाँ पे जितने भी मौजूद लोग थे, उन सब ने 2 नेशनल एंथम जो थे वो गाए थे, सिंग करे थे। तो जैसे जो व्हाइट लोग थे, वो कौन-सा नेशनल एंथम जो गा रहे थे, वो गा रहे थे कोसी स्किलिल, एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस टीम। और जो ब्लैक लोग थे, वो डाइस टीम जो था उनका नेशनल एंथम, वो ये गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि इनका पुराना एंथम था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon known the words by the heart. अब बोल रहे कि भाई उस टाइम पे, क्योंकि ये नया नेशनल एंथम था, तो हो सकता है कि उस टाइम तक बहुत से लोगों को नहीं पता हो। नया तो नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मतलब ऑलवेज क्या था कि भाई ब्लैक लोगों का अलग ही एंथम चलता था और व्हाइट्स का अलग चलता था। तो व्हाइट्स को नहीं पता था कि जो ब्लैक लोग थे उनका नेशनल एंथम क्या है। पर वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे दोनों ग्रुप्स जो थे, जो दोनों तरीके के लोग थे, वो एक ही जगह पे थे और दोनों अपने-अपने नेशनल एंथम गा रहे थे। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है बहुत से लोगों को, बहुत बहुत से व्हाइट लोगों को नहीं पता हो कि इनके नेशनल एंथम के अंदर क्या वर्ड्स होते हैं, किस तरीके से वो सिंग करना है। लेकिन धीरे-धीरे ये बता रहे हैं कि धीरे-धीरे जब ये अपने दिल से इस चीज़ को गाएँगे, इस नेशनल एंथम को जब ये गाएँगे, तो ये अच्छे से सीख जाएँगे कि इस नेशनल एंथम में कौन से वर्ड्स का यूज़ किया गया है। ओके? तो क्योंकि इससे पहले तो हमेशा से क्या ही होता था, इससे पहले हमेशा क्योंकि 2 अलग-अलग कम्युनिटी थी, तो वो अलग-अलग ही अपने रहते थे, अलग-अलग ही उनका नेशनल एंथम भी होता था। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों ही कम्युनिटीज़ का जो नेशनल एंथम है, वो एक ही जगह पे गाया जा रहा है। ओके? तो हो सकता है इन दोनों को एक-दूसरे के नेशनल एंथम के बारे में नहीं इतना पता हो, लेकिन धीरे-धीरे ये सब लोग एक-दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हो जाएँगे। दैट्स व्हाट ही meant over here. Now, on the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. अब ये क्या बता रहे हैं, जिस दिन इनॉग्रेशन था, जिस दिन ये वहाँ पे ओथ ले रहे थे, उस दिन के बारे में बता रहे हैं। तो ये पुरानी चीज़ें सोच करके, मतलब हिस्ट्री को सोच-सोच के, याद कर के ये बड़े ही मतलब खुश हो रहे थे कि ये आज कौन से दिन में है, इन्होंने कौन-कौन से दिन देखे हैं, किस तरीके का इन्होंने जो अपना अपार्थाइड वाला जो सिस्टम था, वो इन्होंने देखा था। और उसके बाद में आज फाइनली एक ऐसा दिन देख रहे हैं जहाँ पे ये फ्रीडम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ये मतलब हिस्ट्री को रिकॉल कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनके पैदा होने से भी काफ़ी साल पहले क्या हुआ था कि इसी धरती पे, इसी ज़मीन पे, यानी कि साउथ अफ्रीका के सॉइल पे, उसी मिट्टी पे जो व्हाइट स्किन लोग थे, वो अपने आप को बिल्कुल अलग कर चुके थे और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। यानी कि जो ब्लैक पीपल थे, उनको बिल्कुल ही क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। उनको बिल्कुल एक अलग ही ग्रुप में उनको सेपरेट कर दिया था और उनको कभी भी खुद के कंट्री का पार्ट उन्होंने माना ही नहीं था। तो ये बता रहे हैं कि मतलब उनके पैदा होने से पहले से ये जो जंग छिड़ी थी, है ना? मतलब ये पैदा नहीं भी हुए तो उससे पहले से ये चीज़ें जो चल रही थी और आज फाइनली इन्होंने इन चीज़ों पे जीत हासिल करी है। सोचिए कि उनके मन पे क्या बीत रही होगी, उनको जब वो उस चीज़ को फ़ील कर रहे होंगे, उस जगह पे जब वो खड़े होंगे और जब वो सारी चीज़ें सोच रहे होंगे कि उन्होंने कितने सालों पुरानी एक लड़ाई थी जिसको ख़त्म करके अब एक वो नई चीज़, एक नई फ्रीडम, एक नई पीस के लिए वो लड़ रहे थे और वो चीज़ अब फाइनली वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे और वो ये सारी चीज़ें
सोच रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बताया है आपको एंग्लो बोर वॉर, ये एक वॉर के बारे में बताया है, ये इनके पैदा होने से पहले ही एक लड़ाई छिड़ी हुई थी। ये उस एरा के बारे में बताया कि उस वो एरा में एक वॉर छिड़ा हुआ था और उसके बाद में ये सारी चीजें हुई थी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन फिर स्टार्ट हो गया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies in the world has ever known. अब ये जो कुछ भी हुआ था, मतलब यहाँ पे जो व्हाइट लोगों ने अपनी खुद की एक सोसाइटी बना ली थी और ब्लैक्स को बिल्कुल अलग कर दिया था। इसके बाद में मतलब इंसानियत को इतने हार्श दिन देखने पड़े, इतने टफ डेज देखने पड़े कि मतलब नो वन वुड हैव एवर थॉट ऑफ, है ना? मतलब किसी ने कभी इस ऐसा सब कुछ होगा इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मतलब लोगों ने इतने हार्श, इतने बुरे और इतने हार्ड दिन देखे थे उस टाइम पे। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माय ओन 18th डेकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर। अब ये बता रहे हैं कि अब इतने सालों बाद में, अब जब मैं भी इतनी उम्र का हो गया हूँ, इतने सालों बाद में अब ये जो पूरा सिस्टम है ये कैसा हो जाएगा? ओवरटर्न हो जाएगा। ये पूरी तरीके से अब खत्म हो जाएगा एंड रीप्लेस, और इसको रीप्लेस कर दिया जाएगा बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल द पीपल। तो ये एक ऐसे सिस्टम से मतलब रिप्लेस कर दिया जाएगा जहां पे हर इंसान की अपनी फ्रीडम होगी, हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी होगी, नो मैटर वो व्हाइट पीपल में काउंट होता है या फिर वो ब्लैक पीपल में काउंट होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होगी। तो कुल मिलाकर के नेल्सन मंडेला जो हैं वो यहाँ पे इतने खुश हो रहे हैं कि फाइनली वो एक ऐसा दिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर लेके आए हैं जहां पे हर एक इंसान की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होगी और वो उस फ्रीडम को वहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? सो रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, तो यहाँ पे वो जो सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया, किस चीज से? उसको रिप्लेस कर दिया एक ऐसे सिस्टम से जिसके अंदर फ्रीडम है। हर इंसान की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, नो मैटर्स वो किस कलर या किस कम्युनिटी या किस किस क्राइटेरिया से वो बिलोंग करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब ये बता रहे हैं कि ये जो दिन आया है, जिस दिन को हम लोग इतनी खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये जो दिन आया है ये ऐसे ही नहीं आ गया। इस दिन को लाने के लिए न जाने कितने लोगों की मेहनत लगी है। इस दिन को लाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना सैक्रिफाइस दिया है, अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस दिया, अपनी फैमिली का सैक्रिफाइस दिया है ना? कितने लोगों के करेज यहाँ पे करेज की जो बात अगर अपन यहाँ पे करें तो कितने लोगों के करेजेस की यहाँ पे बात हुई है कि उनका कितना करेज यहाँ पे लगा है, ठीक है? तो ये सारी चीजों के बाद में यानी कि कितने लोगों के जीवन यहाँ पे निकला होगा, कितने लोगों ने अपनी जान दी होगी। तो इतना सब कुछ निकलने के बाद में आज हम ये दिन यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये बताएं कि लोगों के सेक्रीफाइस को, उनके करेज को, जिन लोगों ने ये सब चीज अपना बिल्कुल यहाँ पे इस साउथ अफ्रीका के अंदर इस लड़ाई के अंदर जो बिल्कुल दान कर दी, बिल्कुल ऐसे दे दी, इन इन लोगों के करेज को और इनके सेक्रीफाइस को ना ही कभी हम भूल सकते हैं और ना ही कभी उसको हम रीपे कर सकते हैं, है ना? हम चाहे कितना भी कुछ कर लें लेकिन फिर भी उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है उन लोगों ने, उनके लिए हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। I felt that day as I have on so many other days. तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस दिन भी मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसा मुझे बाकी दिनों में महसूस होता था। तो ये यहाँ पे किसी थॉट से रिलेट करते हुए कोई चीज बता रहे हैं कि मैं अक्सर ये चीज सोचता था और हमेशा से सोचता आया हूँ और आज भी मैं इसी चीज को सोच रहा हूँ, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. कि मैंने वो क्या किया है, मतलब ये नेल्सन मंडेला खुद ये इस बारे में सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ इतना सा ही किया है जो मेरे से पहले इतने सारे लोग करके चले गए हैं। मतलब एक लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई थी, एक मतलब इक्वालिटी की लड़ाई थी जिसको मेरे से पहले न जाने कितने लोग लड़के मतलब जा चुके हैं। बस आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और उस लड़ाई को हम जीत चुके हैं। तो ये अकेली मेरी मतलब अकेले की मेरी जीत नहीं है, ये उन सब लोगों की जीत है जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत करी थी, जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, ठीक है? तो उन सब के लिए भी ये जो आज का दिन है ये बहुत ही स्पेशल है। तो वो आज के दिन में भी मतलब जब उनको वो जो मतलब प्रेसिडेंट का उनको जो पद है वो दिया गया है, तो उस दिन भी वो उन लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। That long and noble line ended and now begin again with the me. अब ये बोल रहे हैं कि अब वो
जो जिस चीज के लिए हम लड़ाई कर रहे थे वो चीज अब खत्म हो गई है और अब यहाँ से ये शुरुआत होती है एक नए दौर की. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices has wrought. तो अब ये बता रहे हैं कि बस मेरे को इस चीज का दुख है कि जिन लोगों ने भी इतना सेक्रीफाइस किया है ना आज के इस दिन को देखने के लिए, कि मैं उनको कभी भी थैंक यू नहीं बोल पाऊंगा. आई वुड नेवर बी एबल टू थैंक दोज पीपल. मैं उन लोगों को कभी भी थैंक्स नहीं बोल पाऊंगा कि उन्होंने कितना कुछ किया है ना. और मैं उनको बता नहीं पाऊंगा कि आज हम फाइनली उस दिन तक आ गए हैं जिस दिन के लिए हमने एक लड़ाई की शुरुआत करी थी. तो यही बता रहे कि मैं उनको कभी भी थैंक नहीं कर पाऊंगा, उन लोगों को कभी भी थैंक नहीं कर पाऊंगा और उनको नहीं बता पाऊंगा कि भाई जितना तुम लोगों ने सेक्रीफाइस जो कुछ भी किया था आज फाइनली वो सब साकार हो गया है. मतलब आप लोगों के जो सेक्रीफाइसेस थे वो वेस्ट नहीं गए. आज हमने फाइनली वो दिन देख लिया है जहां पे साउथ अफ्रीका जो है वहां के हर एक व्यक्ति बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाएगा. ओके. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. अब ये क्या बता रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि मतलब अपार्थाइड सिस्टम की वजह से हम लोगों को, मतलब जो ब्लैक लोग थे, हम लोगों को इतने अंदर तक मतलब हम हर्ट हुए हैं कि चाहे मेंटली चाहे फिजिकली किसी भी तरीके से कह सकते हो आप, हम लोगों को इतना हर्ट किया गया था, हम लोगों को इतना एक्सप्लॉइट किया गया था कि वो हमारे घाव तो कभी भी मतलब एकदम से तो नहीं भर सकते, लेकिन हाँ अब जैसे जैसे हम क्योंकि अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अब हम जनरेशन्स आगे की तो नहीं देख सकते, मतलब अब ऑब्वियसली एज हो गई है, तो हम जितने भी साल अब जिएंगे अब धीरे धीरे हम इस आज़ादी के साथ में अपने उन घावों को भरेंगे, उन वुंड्स को हम भरेंगे. ठीक है. जो कि हमको मतलब इतने सालों तक हम जिनके अंडर में थे, हमको एक तरीके से हमारे ही देश के अंदर हमको जो ये बिल्कुल बॉयकॉट कर रखा था, हमको एक अलग कम्युनिटी के अंदर दे रखा था, मतलब तो अब हम क्या कर पाएंगे, अब हम जितने साल अब हम जिएंगे फ्रीडम से जिएंगे और जो हमारे पुराने गांव हैं उनको हम काफी अच्छे से रिकवर करेंगे. सो दैट व्हाट ही मीन्स ओवर हियर. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुड. जो अपार्थाइड सिस्टम था उसकी वजह से बहुत ही गहरे घाव मिले थे लोगों को, है ना. इन माई कंट्री एंड माई पीपल ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स. तो हम अब खूब साल जिएंगे और खूब साल तक इस फ्रीडम के माध्यम से हम उन घाव को भरेंगे. ठीक है. अब आपको यहाँ पे ये कुछ मतलब डिग्निटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं. ये सब वो लोग हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर इस जो ये लड़ाई थी इसकी लड़ाई की शुरुआत करी थी और नेल्सन मंडेला के साथ में इन सब लोगों ने इस चीज को यहाँ तक इस पोजीशन तक लाने में मदद करी थी. ठीक है. तो इनके बारे में भी आगे जिक्र आएगा. ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथुलुई, यूसुफ डैडो, ब्राम फिस्चर एंड रॉबर्ट सुबुकी. ओके. तो इन सब के बारे में भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं. But the decades of opposition and brutality had another unintended effect. अब ये बता रहे हैं कि अपार्थाइड सिस्टम का मतलब जिस तरीके का जो माहौल वहां पे देखने को मिला था उसका एक और इफेक्ट था. क्या इफेक्ट था? That it was produced the Oliver Tambos. मतलब उस इफेक्ट की वजह से ये जिनका नाम अपन ने यहाँ पे लिया था ना, ये सब यहाँ पे प्रोड्यूस हो पाए थे. मतलब ये इन सब लोगों ने यहाँ पे उस ब्रुटैलिटी के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करी थी. ठीक है ना. तो यहाँ पे इन सबके नाम है. देखिए, ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडोस, ब्रेन फिस्चर एंड रॉबर्ट सुबुकी ऑफ आवर टाइम. मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज. मतलब इन सब के बारे में बताया कि ये लोग इतने करेजियस थे, इतने हिम्मत वाले थे, है ना. विजडम, इतने बुद्धिमान, जेन्योरिसिटी, दैट देयर लाइक may never be known again. मतलब इनके बारे में बताया कि इतने करेजियस थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने मतलब इनका बिहेवियर इतना अच्छा था कि इनके जैसा कभी भी नहीं कोई हो पाएगा. ठीक है. और इन सब ने यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट जो लड़ाई थी उसकी शुरुआत करी थी और आज फाइनली हम उस जगह पे हैं जब हम उस सिस्टम को खत्म कर बैठे हैं. ओके. Perhaps it requires such depth of appreciation to create such heights of character. फिर ये बता रहे हैं कि मतलब ऐसी सिचुएशन जो ये अपार्थाइड सिस्टम जैसा जो अप्रिसिएशन की जरूरत पड़ी ऐसे कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करने में, है ना. आप समझ रहे हो इस बात को. मतलब इतना हार्श, इतनी आप ये समझ लीजिए कि इतनी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन थी जिसके बाद में ऐसे कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस होने की जरूरत आ पड़ी. अगर वो सिचुएशन नहीं होती तो शायद ये कैरेक्टर्स भी आज हमारे यहाँ पे नहीं होते या उनके नाम को हम पढ़ भी नहीं रहे होते,
है ना। तो नेल्सन मंडेला यही बोल रहे हैं कि इतनी भयंकर सिचुएशन के बाद में इन कैरेक्टर्स के प्रोड्यूस होने की जरूरत आ पड़ी। सो इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑप्रेशन, मतलब इतनी गहराई वाला जो दर्द था, है ना, इतनी गहराई की जो लड़ाई थी वो हुई यहाँ पे, जिसकी वजह से इन कैरेक्टर्स की यहाँ पे शुरुआत हुई। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट lie beneath the soil, but I have always known that its greatest wealth its people। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे पता है मेरे देश में बहुत ही मिनरल्स हैं, बहुत ही जेम्स हैं, मतलब अच्छे अच्छे स्टोन्स हैं, अच्छे अच्छे जेम्स हैं, वो मिट्टी के नीचे हैं, लेकिन मिट्टी से ऊपर भी हमारे देश के अंदर बहुत ही अच्छे जेम्स और स्टोन्स हैं हमारे पास में, और वो हैं यहाँ के लोग, है ना। मतलब वहाँ के लोगों के बारे में बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, मतलब मेरे कंट्री के अंदर खूब मिनरल्स हैं, खूब जेम्स हैं मिट्टी के नीचे, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मुझे पता है हमारे देश की सबसे अच्छी और सबसे वेल्थी चीज क्या है, हमारे यहाँ के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, मतलब जो प्योरेस्ट और जो सबसे ट्रू डायमंड्स होते हैं उससे भी ज्यादा फाइनेस्ट, उससे भी ज्यादा अच्छे। तो अपने देश के लोगों को ये सिंबलाइज करते हुए बता रहे हैं कि मतलब वहाँ के साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो किस तरीके के हैं, वो डायमंड्स की तरीके के हैं, डायमंड जैसे प्योर है, डायमंड जैसे सुंदर है और डायमंड जैसे फाइन है। ओके, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन दी स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये बता रहे हैं कि इनके साथ के जो लोग थे, है ना, इनके साथ में जो अभी नाम देखे ना, ये जो लोग थे, इन लोगों को जानने के बाद में नेल्सन मंडेला ने ये सीखा कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो कितने अच्छे हैं, इस देश के जो लोग हैं वो कितने अच्छे हैं। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मतलब एक सिर्फ सोच थी कि हमें आजादी चाहिए, और इस सोच के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, राइट। आई हैव सीन men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defines the imagination। तो ये बता रहे हैं कि हमने ऐसी सिचुएशन भी देखी है जहाँ पे जो वाइट लोग थे वो हमको इतना टॉर्चर कर रहे थे, हमको इतना मार रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इंसानियत हमने देखी है, क्योंकि उनकी आंखों में भी हमें कहीं ना कहीं एक दया भाव दिखा। तो वो नेल्सन मंडेला ये भी बता रहे हैं कि भाई मानो या मत मानो, लेकिन उनके अंदर भी इंसानियत की मतलब कहीं ना कहीं तो टिंट उनके अंदर भी है, जो कि वो एक पॉइंट पे दिखने को हमें मिलती थी। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it। अब ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने, नेल्सन मंडेला ने सीखा है कि करेज, हिम्मत ये नहीं है कि आप डर नहीं रहे हो, है ना। हिम्मत ऐसे नहीं कहते कि आप डरते नहीं हो, हिम्मत ऐसे कहते हैं कि उस डर से आप जीतते हो, है ना। वो एक एड नहीं आता था अपने किसका, 7 अप का आता था, माउंटेन ड्यू का, कि डर के आगे जीत है ना। तो डर, अगर आप डर नहीं रही हो तो वो इसको जीत मत समझना, लेकिन अगर आप उस डर को जीत के आ गए तो वो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, ठीक है। तो करेज इज दैट। सो ही इज सेइंग आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि डर का ना होना वो हमारे लिए सबसे बड़ी जीत नहीं है, लेकिन उस डर को जीत लेना वो हमारी सबसे बड़ी जीत होती है, ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब एक बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डरता नहीं है, एक बहादुर आदमी वो माना जाता है जो डर के आगे जीतता है, ठीक है। उस डर को मतलब उस डर को हरा देता है अपने जीवन में। काफी बार क्या होता है, हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते नहीं है, है ना, क्योंकि हमें वो टफ लगता है, हमें वो हार्ड लगता है, लेकिन फिर हम ये सोचे कि नहीं यार, हार्ड लगता है, टफ लगता है, जो भी चीज है, लेकिन एग्जाम में तो आएगा, पढ़ना तो हमें पड़ेगा। फिर हम उस चीज को पढ़ते हैं और अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं, राइट। तो उसको अपन बोलते हैं कि भाई डर के आगे जीत है। अगर आप डर, मतलब सिर्फ ये होता कि हाँ आप डर गए, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये यही बोल रहे हैं कि ब्रेव आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, ब्रेव आदमी वो है जो अपने डर पे जीत पाता है। ओके, नो वन इज born hating another person because of the color or skin or his background or his religion। मतलब ये बता रहे हैं कि कोई भी जब बच्चा जैसे पैदा होता है तो वो पैदा होते से ही वो नहीं सीख जाता कि भाई उसे किसको प्यार करना है या किसको हेट करना है, या कौन काला है या फिर कौन गोरा है, या किसको रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना है या फिर कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना है। तो पैदा होते ही कोई इंसान नहीं इस अपना हेटरेट सीखता है। अगर एक लाइन में इसको समझाएं तो पैदा होते से ही कोई भी हेटरेट नहीं सीखता है ना। और अगर पैदा होते से ही अगर कोई हेटरेट सीखता भी है तो इसका मतलब तो ये है कि वो सीखने की क्षमता रखता है, तो क्यों उसे हेटरेट सिखानी, है ना। उसको आप प्यार करना सिखाओ। So that what he means over here. People must learn to hate, and if they can learn to hate,
ये बोल रहे हैं कि अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं. दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट. तो ये बोल रहे हैं कि जितना हमें किसी को हेट करने में एफर्ट्स लगेंगे ना, उससे तो बहुत कम हमें एफर्ट्स लगेंगे किसी को प्यार करने में, राइट? तो अगर हम हेट करना सिखा सकते हैं किसी दूसरे को, या फिर हम ये बता सकते हैं कि भाई ये नहीं, इससे हमें बात नहीं करनी है, ये और हमारी जाति से नीचे का है, या हमें इससे बात नहीं करनी है, ही कम्स इनटू द ब्लैक कम्युनिटी, या हमें इससे बात नहीं करनी है, ये हमारी बिरादरी का नहीं है ना. हम छोटे बच्चों को अगर हम ये सिखा रहे हैं तो इससे ज्यादा आसान होगा ये सिखाना कि बेटा उनसे बात करो, मेक फ्रेंड्स, शेयरिंग करो, केयरिंग करो. मतलब वो सारी चीजें ज्यादा इजी होती हैं, राइट? क्योंकि वो नेचुरली भी होती हैं, और हेट करना वो नेचुरल नहीं है, उसके अंदर आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, राइट? इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, मतलब जो बुरा समय था इनका जेल के अंदर, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड इनटू अ लिमिट्स, जब मेरे साथ के लोग और जब मुझे मतलब इतना टॉर्चर किया जाता था, उस टाइम की बात बता रहे हैं, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड. तो ये बता रहे हैं कि उस टाइम पे एक, जब हमको खूब मार कुटाई हमारे साथ में होती थी, जब खूब टॉर्चर किया जाता था मेरे को और मेरे साथ वालों को, जो मेरे साथ में इस लड़ाई के लिए लड़ रहे, मतलब लड़ाई के लिए मेरे साथ थे, तो उस टाइम पे जब हमें खूब टॉर्चर किया जाता था, तब एक गार्ड था, उसकी आंख में मुझे मतलब उसकी आंखों में मेरे को क्या दिखता था, हमारे लिए दया दिखती थी, है ना, ह्यूमैनिटी दिखती थी, इंसानियत दिखती थी इन वन ऑफ द गार्ड्स. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, भले एक सेकंड के लिए दिखती थी, लेकिन जरूर ही मुझे दिखती थी, बट इट वॉज इनफ टू रेस्क्यू मी एंड कीप मी गोइंग. तो वो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि वो बहुत ही था, मतलब मेरे को मेरे सारे दुख दर्द में भूल जाता था जब मैं उनकी आंख में देखता था, और मुझे लगता था कि हाँ, इनको तकलीफ हो रही है हमको ऐसे पिटते हुए देख के, या फिर हमको ऐसे टॉर्चर होते हुए देख के इनको भी तकलीफ हो रही है. तो ये कह रहे थे कि जब मैं उनको देखता था, उनकी आंखों में देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, मतलब इंसानियत अभी भी जीवित है ना, लोगों के अंदर अभी भी इंसानियत है. फिर वो अपने सारे दुख दर्द वापस से भूल जाते थे और वापस से मतलब पिटने के लिए तैयार हो जाते थे. तो वो वाली चीज बता रहे हैं. Men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ये बोल रहे हैं कि इंसान की अच्छाई जो है ना, उसको आप दबा सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन उसको बुझा नहीं सकते. एक्सटिंग्विश करने का मतलब क्या है, जैसे आग को बुझा देते हैं ना, वो तो आप उस फ्लेम को कम कर सकते हो, उसकी अच्छाई को आप दबा सकते हो, कम कर सकते हो, रोक सकते हो, लेकिन उसकी अच्छाई को आप बुझा नहीं सकते. तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि इंसानों में अभी भी ह्यूमैनिटी बाकी है, जो कि जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला का जो विजन था कि भाई हमें इस चीज की लड़ाई लड़नी है और हमें इसको जीतना है, वो कायम रहा. ओके, नेक्स्ट इज इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. तो ये बता रहे हैं अब यहाँ पे एक और चीज, क्योंकि देखो अब इसको आप भूलिएगा मत, ये इनकी क्या है, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी. अब इसके अंदर इन्होंने सब कुछ लिखा है ना, और अपने सारे थॉट्स को इसके अंदर इन्होंने जगह दी है. फिर ये बोलते हैं कि देखो हर आदमी के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं. ऑब्लिगेशंस यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो दो तरीके के ऑब्लिगेशंस होते हैं, राइट? कौन कौन से हैं? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली. पहली ऑब्लिगेशन, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उनकी फैमिली, है ना, उनके पेरेंट्स के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी वाइफ के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, और उनके बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी है. मतलब पहली प्रायोरिटी, मतलब पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर आदमी की, वो उसकी होती है उसकी फैमिली. दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है? एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. दूसरी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है उनके देश की, उनके कम्युनिटी के प्रति, उनके देश के प्रति, राइट? तो हर इंसान के पास में दो तरीके की जिम्मेदारी होती है हर आदमी के पास में. पहली होती है उनके परिवार के प्रति, उनकी फैमिली, उनके वाइफ, उनके बच्चे के प्रति, और दूसरी होती है उनके देश के प्रति, उनके कम्युनिटी के प्रति, उनके साथ के लोगों के प्रति, राइट? In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. अब यहाँ पे क्या बता रहा है, हर इंसान अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरीके से फुलफिल करता है? वो इस तरीके से फुलफिल करता है जब वो डिसाइड कर पाता है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है, वो किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में, आपके साथ में दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और दोनों फ्रेंड्स ने आपको इनवाइट किया है, तो आप किसके साथ जाओगे? जिसके साथ आप ज्यादा क्लोज हो गए, राइट? एक ही पॉइंट पे आपको इनवाइट किया है, एक ही टाइम पे, तो आप एक ही जगह जा सकते हो, तो आप किसके साथ में जाना पसंद करोगे? जिसके साथ आप ज्यादा क्लोज अटैच्ड हो, जिसकी तरफ आप ज्यादा इंक्लाइंड हो, राइट?
तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है कि हर आदमी पे दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो पूरी कौन सी करता है? जिसके प्रति वो ज्यादा इंक्लाइंड होता है, जिसको वो अपनी प्रायोरिटीज समझता है। ठीक है, अब चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे फिर वो देश हो, है ना। जैसे जो अपने यहाँ के जो जितने भी रिस्पेक्टेड सोल्जर्स होते हैं, राइट, वो सब क्या करते हैं भाई? वो भी तो अपना घर परिवार छोड़ करके बॉर्डर पे जाते हैं लड़ने के लिए, है ना। तो वहां पे उनकी ऑब्लिगेशंस, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कुछ टाइम के लिए वो फैमिली नहीं होती है, वो उनका देश होता है। तभी वो खुद की नहीं सोच के, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचते, वो खुद के जीवन के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। और फिर वो बॉर्डर पे जाके हमारे लिए एक तरीके से हमको गार्ड क्रिएट करते हैं, राइट। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations. फिर ये बता रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री के अंदर, है ना, मेरे जैसे आदमी, यानी कि जो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, कि मेरे जैसे आदमी के लिए दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चाहते हुए भी देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो चाहते हुए भी अपनी कंट्री के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, उनको कभी उस कंट्री का पार्ट ही नहीं माना गया। तो अगर वो कुछ करना भी चाहे तब भी नहीं कुछ कर सकते, ना ही वो वोट दे सकते हैं, ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए होते हैं। तो बस वो वहां पे अपना जितना उनके जीवन है उतना वो जीवन काट रहे हैं, ये ब्लैक कम्युनिटी के लोग, राइट, उस टाइम की वो बता रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे जैसे लोग जो मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो दोनों मतलब ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. फिर बोल रहे हैं कि मेरे कलर के लोग, मतलब जो मेरी कम्युनिटी के लोग, जो ये डिसाइड कर लें कि नहीं, हमें जीवन जीना है, हमें दोनों चीजें करनी है, हमें मेरी फैमिली को भी फैमिली को भी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना है और देश के लिए भी कुछ करना है, तो वो नहीं कर सकते। कि अगर हम जैसे लोग अगर ऐसा सोच भी लेना, तो उसके लिए भी हमें आइसोलेट कर दिया जाता है और हमें पनिश किया जाता है। That we are not allowed to do anything, हम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि अगर हम कुछ करते हैं तो हमको उसके लिए क्या मिलता है? पनिशमेंट दिया जाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence for secrecy and rebellion. तो ये क्या बोल रहे हैं? कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने ये सोच लिया कि भाई मेरे को देश के लिए कुछ करना है, तो बस क्या होता है, उनको उनकी फैमिली से अलग करके और जेल में डाल दिया जाता है। जैसा किसके साथ हुआ? नेल्सन मंडेला के साथ हुआ। इनका भी परिवार था, इनके भी बच्चे थे, इनकी भी बीवी थी, सब कोई था, लेकिन क्योंकि इन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि ये चाहते थे अपनी कम्युनिटी, अपने साथ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना, उनको ऐसे सिचुएशन से बाहर निकालना, और खुद इनको बिल्कुल भी इनके लिए ये चीज नहीं थी कि भाई मैं ऐसा जीवन जीऊं, तो ये इस तरीके के जीवन से बाहर निकलना चाहते थे। तो इन्होंने जब इस चीज की पहल करी, तो इनको इनकी फैमिली से अलग करके 30 साल के लिए, फॉर 30 लॉन्ग ईयर्स, इनको जेल में डाल दिया गया था। ओके, सो ये इनकी सजा थी। I did not in the beginning chose to place my people above my family. फिर ये बोल रहे हैं कि शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में मैंने कंट्री को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था। एक समय ऐसा आया जिसके बाद में मेरे को ये चीज करनी पड़ी, है ना। तो यही बता रहे हैं, क्योंकि आज अगर हमको भी भाई बहुत बड़े दिल के होते हैं वो लोग, बहुत ही हिम्मत वाले लोग होते हैं, मैं तो ये मानती हूँ कि बहुत ही करेजियस होते हैं वो लोग, जो कि अपना परिवार छोड़ करके बॉर्डर पे बैठे हैं, है ना। वो मेरे को मतलब आप इनफैक्ट मैं ही क्या, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं, जो अपना घर परिवार छोड़ करके पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा योग, मतलब आप कह सकते हो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए, और साथ ही साथ एक सेक्रीफाइस है खुद के लाइफ के लिए। तो सेम वही चीज है यहाँ पे, कि एक बहुत बड़ी चीज है, हर इंसान अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है, अपने परिवार को पहले से पहले काउंट करता है ना। तो ये नेल्सन मंडेला भी यही बोल रहे हैं कि मैं भी उसी तरीके का था, मैंने भी अपने परिवार के लिए मैं बहुत ज्यादा इंक्लाइन था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में मैंने जो कंट्री के लोग थे उनको ऊपर रखना स्टार्ट किया। I did not in the beginning chose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. ये बोल रहे हैं कि जब मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहता था, तो मैं उनके लिए भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए भी मेरे आगे बहुत सारी रुकावटें थी,
है ना, मैं अपने परिवार के लिए भी अगर कुछ करना चाहता तो मैं वो भी नहीं कर सकता था। तब जाके मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, राइट? आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। फिर ये बता रहे हैं कि मैं ऐसा पैदा नहीं हुआ था, मैं फ्रीडम लेने के लिए पैदा नहीं हुआ था, है ना, मैं इस चीज के लिए नहीं। ये देखो बिल्कुल क्लियर लिखा है, आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। मतलब मैं इस भूख के साथ में पैदा नहीं हुआ था कि मुझे फ्रीडम के लिए मुझे फाइट करना है, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं छोटा बच्चा था, तो मैं फ्री ही था। फिर मुझे बड़े होते होते जब मैं एक एज के अंदर आ गया, जब मैं अपने एडल्टहुड में आ गया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ। फ्री होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने घर के आसपास खूब दूर दूर तक घूम लो, या आप किसी से भी बात कर लो, आप हंस लो, खेल लो। मतलब ये खुद बताएंगे अभी आगे कि फ्री होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। फ्री होने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जब आप वो सारी चीजें नहीं कर पाते हो, तब आपको लगता है कि आप तो रेस्ट्रिक्टेड हो, है ना। तो तभी ये चीज कह रहे हैं कि मैं इस भूख के साथ में पैदा नहीं हुआ था कि मुझे फ्रीडम चाहिए। ये तो मुझे इवेंचुअली धीरे धीरे इस दुनिया में आकर के महसूस होने लगी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो पैदा ही फ्री हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। फिर बता रही कि मेरी जो मम्मी की मदर की जो जहाँ पे वो रहती थी, वो जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के आसपास में खूब दूर दूर तक भाग सकता था। इस चीज में मैं बिल्कुल फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। मतलब मेरी गांव में जो स्ट्रीम बहती थी, उसमें मैं फ्रीली स्विम करता था, मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर दी स्टार्स एंड राइड दी ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। मतलब ये अपना जो इनका बुलॉक था उसको भी चलाते थे धीरे धीरे करके गांव में। तो ये बता रहे हैं कि बचपन में जो भी ये करते थे, जिन चीजों से इनको बहुत खुशी मिलती थी, वो ये सारे काम करते थे और फ्रीली करते थे, क्योंकि उन कामों के लिए इनको कभी भी रोका टोका नहीं जाता था। तो उस टाइम तो इनको क्या रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, बंदी में रहना क्या होता है ना, एक तरीके से, मतलब एक सोसाइटी में से अलग हटके रहना क्या होता है, इनको नहीं पता था। क्योंकि तब तो ये बिल्कुल फ्री थे, ये खूब दूर दूर तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहर में नहा सकते हैं, स्विम कर सकते हैं इजीली, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। As long as I obeyed my father and abided by customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो जब तक ये कह रहे हैं कि जब तक मैं मेरे पापा के जो भी लॉज थे, है ना, या फिर हमारे जिस ट्राइब में हम रहते थे वहां के जो भी लॉज थे, जब तक मैं वो नहीं वायलेट करता था, उसको नहीं तोड़ता था, तब तक मुझे कोई भी इंसान या भगवान से डरने की जरूरत नहीं होती थी, राइट? इट वॉज ओनली, अब ये भगवान से और जो लॉज इंसानों ने बनाए उनसे डरने की जरूरत इनको कब पड़ी? इट वॉज ओनली वेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। तो जब ये जैसे धीरे 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 बड़े होते गए, है ना, जब ये एडल्टहुड में आ गए, बॉयहुड में आ गए, उस एज में आने के बाद में इनको रियलाइज हुआ कि फ्रीडम तो सिर्फ क्या है, एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब क्या होता है? इल्यूजन मतलब कोई चीज ऐसी है जो कि हमें दिख रही है कि वो है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होती है। दैट इज वॉट यू कॉल्ड इल्यूजन। तो जब ये अपने बॉयहुड में आए, जब ये अपने एडल्टहुड में आए, तब इनको ये चीज रियलाइज हुई कि फ्रीडम तो सिर्फ एक इल्यूजन है ना, ये सिर्फ आभास है कि हाँ ये चीज है, लेकिन एक्चुअल में फ्रीडम नाम की कोई चीज है ही नहीं इनके जीवन में। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब ये जवान हुए, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट। तो जब ये जवान हुए तो धीरे धीरे इनको रियलाइज हुआ कि इनकी फ्रीडम तो इनसे कब की छूट चुकी थी, और ये अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना शुरू कर चुके थे। ओके, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। ये बता रहे हैं कि जब मैं शुरुआत में, जब ये मैं एक स्टूडेंट था, तब मेरे को फ्रीडम सिर्फ खुद के लिए चाहिए थी। फिर धीरे 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 फिर क्या हुआ? द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। तो ये कह रहे थे कि, मतलब इनका कहना है कि जब मैं स्टूडेंट था तब फ्रीडम मुझे सिर्फ खुद के लिए चाहिए थी, और फ्रीडम भी किस तरीके की कि भाई मैं अपने दोस्तों के साथ में नाइट आउट कर सकूं, जो पढ़ना चाहता हूँ वो पढ़ूं, जो कुछ करना चाहता हूँ वो मैं करूं, राइट? और जहां भी मैं जाना चाहता हूँ वहां मैं जाऊं। तो एज अ स्टूडेंट इनको इस तरीके की फ्रीडम चाहिए थी। लेकिन लेटर एज अ यंग मैन, जब ये जवान हुए, ठीक है, इन जोहान्सबर्ग आई लर्न फॉर द बेसिक and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying, having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. फिर ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे मैं जवान हुआ, तब मेरे को पता चला कि मुझे तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है, मुझे फ्रीडम चाहिए,
फ्रीडम चाहिए किस चीज के लिए? अपना खुद का जीवन जीने के लिए, अपनी खुद की रोटी कमाने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, अपनी खुद की शादी करने के लिए, मतलब हर चीज के लिए मुझे तो फ्रीडम, मतलब मुझे आजादी चाहिए, ठीक है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free but my brothers and sisters was not free। फिर ये बोल रहे हैं कि फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मेरे ऊपर ही पाबंदियां नहीं लगी हुई, दिस इज नॉट ओनली मी जिसके ऊपर ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जिनके ऊपर ये सारे कानून बने हुए हैं, नहीं, मेरे जो साथ के भाई बहन है उन सब पे भी यही कानून लागू होते हैं, ठीक है। फिर इनको पता लगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। फिर इनको रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मेरी ही फ्रीडम की बात नहीं है, या फिर सिर्फ ये चीज मुझे ही नहीं चाहिए, ये मेरे जैसे दिखने वाले हर एक इंसान की कहानी है, उन सबको फ्रीडम चाहिए, राइट। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तब जाकर के इन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जो मेरी भूख है ना फ्रीडम की, ये सबकी है, और मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, इन सब लोगों के लिए, मेरी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उन सब की इस भूख को मिटाना है, उनको फ्रीडम जो है वो दिलाना है। तब इन्होंने ये डिसाइड किया, तब जाकर के इन्होंने ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। Okay? It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। फिर ये बता रहे हैं कि ये जो डिजायर थी ना फ्रीडम की, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे जैसे सभी लोगों के लिए, मेरे जैसे दिखने वाले हर उस व्यक्ति के लिए, है ना। तो ये जो फ्रीडम थी, इस फ्रीडम को पाने की जो डिजायर थी, इस डिजायर से मैं एक जो बहुत ही टिमिड सा इंसान था, वो किसमें तब्दील हो गया, वो किसमें ट्रांसफर हो गया, एक बोल्ड मैन में, ठीक है। सो ये क्या बोल रहे हैं, इट वॉज दिस डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की जो ये फ्रीडम थी, उसकी डिजायर के लिए, उसकी इच्छा के लिए, ताकि वो लोग अपनी लाइफ डिग्निटी से जी पाए, रिस्पेक्ट से जी पाए, है ना। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन। तो इस डिजायर की वजह से, इस इच्छा की वजह से एक यंग फ्राइटेंड मैन, एक डरा हुआ आदमी कि किस में ट्रांसफर, मतलब किस में चेंज हो गया, वो एक बोल्ड आदमी में चेंज हो गया। और ये आदमी और कोई नहीं, नेल्सन मंडेला खुद है। तो ये खुद के बारे में बता रहे हैं कि अपने लोगों की फ्रीडम की डिजायर की वजह से एक फ्राइटेंड आदमी एक बोल्ड आदमी में चेंज हो गया, और वो ये खुद है। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home। अब इस डिजायर की वजह से, इस डिजायर की वजह से वो क्रिमिनल तक बन गए थे, क्योंकि वो जेल में बैठे थे। एक अच्छे खासी फैमिली को छोड़ करके वो बेघर हो गए थे, राइट। दैट टर्न्ड अ family-loving husband into a man without a home। इस सब फ्रीडम के चक्कर में वो उनका घर चला गया, उनकी फैमिली चली गई। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, है ना। और एक अच्छे खासे जीवन से प्यार करने वाले आदमी किस में चेंज हो गए, एक मॉन्क में, एक साधु में वो तब्दील हो गए। क्योंकि जो इंसान 30 साल तक अपनी गृहस्थी छोड़ करके जेल में बैठे हैं, सोचो उनके जीवन का कितना बड़ा पोर्शन ऑलरेडी उनकी लाइफ से निकल चुका है, राइट। तो ये इनका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस आप मान सकते हैं। इनका क्या, अगर कोई भी व्यक्ति, इनफैक्ट हमारे, अगर आपने कभी इस चीज पे गौर किया होगा, इंडिपेंडेंस के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री की बुक्स में या कहीं पे भी, तो जो सेक्रीफाइस वो सब लोग करके गए हैं हम लोगों के लिए, वो मतलब बात करने के लिए भी नहीं है। क्योंकि उन चीजों को पढ़ करके, सुन करके आप इतने इमोशनल हो जाते हो, आप उन चीजों को जब फील करते हो कि यार कितना लोगों ने अपना पूरा पूरा जीवन त्याग दिया। हम तो सिर्फ यहाँ पे ये बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं, और लोगों ने प्रैक्टिकली इन चीजों को किया है ना। अपनी फैमिली त्याग दी, 30-30 साल, 40-40 साल वो जेल में रहे, वो अपने परिवार से नहीं मिले, किसके खातिर, सिर्फ और सिर्फ इस कंट्री के लिए। तो इट्स अ बिग थिंग, राइट। So I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। अभी कह रहे हैं कि मैं जितना बाकी लोग, जिन लोगों के बारे में ये बात कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया, जिनके बारे में हमने भी बात करी, तो वैसे ही बहुत से लोग हैं
जिन्होंने साउथ अफ्रीका की भी जो ये जो लड़ाई थी इसके अंदर अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये बोल रहे हैं कि मैं उन लोगों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, है ना, मैं क्योंकि मैं इतना करेजियस हूँ ही नहीं कि मैं अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दूं। लेकिन जो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जो कि बाकी लोग जिसके अंदर बाकी लोगों को भी फ्रीडम नहीं मिल पा रही है और जो मुझे भी नहीं मिल पा रही है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है, राइट। तो यही कहना चाह रहे हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैट द नेक्स्ट मैन, मतलब उन लोगों की तरह मैं ऐसे सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं कर सकता खुद से। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन मैं वो जो छोटी छोटी फ्रीडम्स हमें मिल रही है ना कुछ कुछ चीजों की, मैं वो एंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये पता है कि मेरे जैसे लोग बिल्कुल भी फ्री नहीं है, जब मेरे जैसे और भी जो लोग हैं जो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जब वो लोग भी इन सब चीजों को सफर कर रहे हैं, तो मैं छोटी मोटी फ्रीडम्स एंजॉय नहीं कर सकता। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, ठीक है। फ्रीडम ऐसा नहीं है कि फ्रीडम मतलब फ्रीडम इनडिविजिबल है जो कि डिवाइड नहीं हो सकती। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कि जो ये बंदिशें, जो ये रेस्ट्रिक्शंस मेरे जैसे लोगों पे जो उन लोगों ने डाल रखे हैं ना, जो जिन चेन्स मेरे जैसे लोगों को यानी कि ब्लैक पीपल को जो जकड़ रखा है, तो वो चेन्स उन लोगों पे भी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यानी कि जो इंसान दबा रहा है ना, तो वो भी किसी ना किसी चीज से दब रहा है, तभी वो बाकी लोगों पे एक तरीके से क्या कर रहा है, उनके ऊपर उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। भाई बहुत ही डीप चीज है ये, कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दबाता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं है। वो भी किसी ना किसी चीज का शिकार है, उसके अंदर भी ह्यूमैनिटी नहीं है ना, वो भी एक हेट्रेट का, वो खुद भी एक हेट्रेट की चेन में वो खुद भी जकड़ा हुआ है। नो मैटर्स उसने अगले को रेस्ट्रिक्शंस की चेन में जकड़ लिया है, लेकिन वो खुद भी हेट्रेट के चेन में जकड़ा हुआ है। तो ये बात ये कहना चाह रहे हैं, फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर मेरे जैसे लोगों को किसी को भी चेन से बांध रखा है, जकड़ रखा है, वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो उन लोगों के पे भी चेन है। द चेन ऑन ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, तो जो जो जकड़ मतलब जो जकड़न मेरे जैसे लोगों पे थी वो मेरे पे भी थी, और जिन्होंने हमारे ऊपर ये दबाव पैदा किया, जो रेस्ट्रिक्शन लगाए, तो उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। आई न्यू दैट द ऑपरेसर, ऑपरेसर कौन है, जो जुल्म कर रहा है, ठीक है, जो जुल्म कर रहा है, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, और ऑपरेस्ड कौन है, जिसपे जुल्म हो रहा है। तो द थिंग इज कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सोचे जो जुल्म कर रहा है कि वो फ्री है, और जो जिसपे जुल्म हो रहा है वो वो दब रहा है या फिर वो रेस्ट्रिक्शंस का शिकार है, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी दूसरे की फ्रीडम को ले चुका है, किसी दूसरे की फ्रीडम को खत्म कर चुका है, वो खुद भी किसका शिकार हो चुका है, वो खुद भी प्रिजनर है हेट्रेट का, वो खुद भी ऐसे जेल के अंदर फंसा हुआ है जो कि क्या है, हेट्रेट है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, मतलब कोई एक वो एक ऐसे बार के, चलो ब्लैक लोग जो ब्लैक कम्युनिटी है वो तो एक ऐसे जेल में बंद है जो कि उनको पता है कि भाई हाँ हम एक ऐसी जेल में बंद है और हमारा कोई कसूर नहीं है, बस हेट्रेट की वजह से इन्होंने हमें जेल में डाल रखा है। लेकिन जो व्हाइट पीपल है, जो व्हाइट कम्युनिटी है, जिन्होंने ऐसा किया है, वो उनकी क्या गलती है, तो भाई उनको क्यों हम प्रिजनर के मतलब प्रिजनर हम उनको बोल रहे हैं, उनको क्यों हम कैदी बोल रहे हैं, क्योंकि वो कैदी हैं। वो किस चीज के कैदी हैं, वो हेट्रेट के कैदी हैं। उन्होंने अपने अंदर हेट्रेट बहुत ज्यादा बढ़ा ली है, जिसकी वजह से वो उनको पता भी नहीं कि उनका गुनाह क्या है, प्रीजुडिस, ठीक है। प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है कि इंसान को पता नहीं होता कि उसका गुनाह क्या है, लेकिन फिर भी वो उसका शिकार है, ओके। और उनकी जो सोच है वो बहुत ही नैरो माइंड है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, तो ये बोल रहे हैं कि अगर मैं किसी की भी फ्रीडम ले लेता हूं तो मैं फ्री कैसे हुआ, मैं किसी और की फ्रीडम अगर ले रहा हूं तो मैं तो खुद हेटरेट का शिकार हूं ना, तभी तो मैं अगले बंदे की फ्रीडम ले रहा हूं। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity, मतलब जो व्यक्ति ऐसा है जो कि जुल्म कर रहा है और जिस पे जुल्म हो रहा है, दोनों ही ह्यूमैनिटी का शिकार है। एक ह्यूमैनिटी शो नहीं कर रहा और एक को ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इंसानियत के बारे में एक को पता ही नहीं है, और वही व्यक्ति इंसानियत दिखा भी नहीं रहा है दूसरे को, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, ओके।
चलिए, तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये होता है खत्म। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे ये चैप्टर पढ़ाते वक्त काफी अच्छा लगा। ओके, सो अगर इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको पूछना है, या कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको दोबारा से समझनी है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको आज का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो इस चैप्टर को या इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।